नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यान अकेडमी पे। तो पिछली क्लास में हम लोग शब्द पढ़ रहे थे। अच्छा, शब्द अपने आप में एक बहुत व्यापक अर्थ छुपाए हुए रखा है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कितने कवि संत इन लोग हुए हैं जिन्होंने शब्द पे अनेकों दोहे, अनेकों कविताएं लिखी हुई हैं। जैसे बात कर लीजिए कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी ने शब्द पे कितने दोहे लिखे हुए हैं। जैसे शब्द पे लिखा है इन्होंने, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव कबीरा, एक शब्द करे घाव। ऐसे ही इनका एक फेमस और है जो आप लोग हमेशा सुनते होंगे, हमेशा गुनगुनाते होंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का पाप होए, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। तो देखिए इन दो दोहे में ही कबीरदास जी ने कितनी गूढ़ बातें, मतलब कितनी रहस्य भरी बातें कह डाली हैं। जैसे कि हमें शब्द के कोई हाथ और पैर नहीं होते। शब्द हमारी इच्छा पे कार्य करते हैं। हम वही बोलते हैं जो हमारी इच्छा कहती है। इसलिए शब्द का आप चयन कीजिए सोच समझ के। आप अक्सर इन भारत में, क्या पूरी दुनिया में सुनते होंगे कि उसकी बातों में दम है, उसके शब्दों में वजन है, और किसी की आप बात करने से आप उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेते हैं। जैसे कि उसके बात करने के लहजे से पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे शब्द चयन करते हैं। चलिए, ये थी एक्स्ट्रा बातें। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? शब्द में पिछली क्लास में हमने आपको इसका अर्थ बता दिया था और इसके दो भेद बताए थे, सार्थक और निरर्थक। तो जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो वो वीडियो जाके जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। चलिए, आज हम लोग देखते हैं सार्थक। जो हम लोग अर्थ के आधार पर दो भेद बताए थे, सार्थक और निरर्थक, उसमें हम लोग सार्थक के भेद पढ़ेंगे। सार्थक शब्द के भेद यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सार्थक शब्द के भेद। निरर्थक के कोई भेद नहीं होते। सार्थक शब्द के भेद, सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द के भेद, तो ये चार तरीके के शब्द होते हैं, चार प्रकार के शब्द होते हैं जिनके आधार पर शब्दों को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला शब्द क्या होगा? पहला होगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और चौथा क्या होगा? प्रयोग के आधार पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शब्द के दो भाग होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। निरर्थक के कोई भेद नहीं होते। तो हम लोग पढ़ेंगे सार्थक शब्द के भेद, जिसमें हम सार्थक शब्द के चार भेद पढ़ेंगे। पहला होगा रचना या बनावट के आधार पर। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होगा दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, फिर तीसरा अर्थ के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। चलिए अब बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं हम लोग। पहला हम लोग किस पे पढ़ेंगे? सार्थक शब्द के अंतर्गत रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इनका ये बने कैसे होंगे, इनकी रचना कैसे हुई होगी। तो पहला हम लोग देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर।
रचना या बनावट के आधार पर भी शब्द के 3 भेद होते हैं, सार्थक शब्द के। ठीक है, सार्थक शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होगा? रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द। और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। तो सार्थक शब्द के जो भेद थे उसमें हमने आपको पहला क्या बताया? रचना या बनावट के आधार पर। तो जिसमें इसमें भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब जान लेते हैं रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ना हो। ये शब्द तो होते हैं लेकिन इनको जब आप अलग अलग करेंगे तो इनका कोई सार्थक खंड नहीं होता। सार्थक का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड न हो। मतलब इनका अर्थ तो सार्थक रहेगा लेकिन जब आप इनको खंड करेंगे तो इनका अर्थ मतलब सार्थक खंड नहीं होगा। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए आम का मौसम चल रहा है, सब लोग आम बहुत खा रहे होंगे। तो आम हम ले लेते हैं। आम को अगर आप खंड करेंगे आ और म, इसका खंड क्या होगा? आ और म, आ धन म लिख दे रहे हैं हम। तो आप देखेंगे आ का कोई अर्थ नहीं होता, म का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये सार्थक खंड नहीं होगा। ऐसे ही आप ले लीजिए बात में भी आप देखेंगे बा धन त, न बा का कोई अर्थ है न त का कोई अर्थ है। आप ऐसे कोई भी, जैसे आप कमल ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, पृथ्वी, पुस्तक, कोई भी ले लीजिए, उनका कोई सार्थक खंड नहीं होगा। और एक चीज नोट कर लीजिए इसमें, यहाँ पे मैं इसका रूढ़ शब्द का नोट पॉइंट लिख दे रही हूँ ऊपर। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा शरीर के समस्त अंग, शरीर के समस्त अंग रूढ़ होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। शरीर के समस्त अंग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आप ले लीजिए नाक, कान, हाथ, ये सब रूढ़ होंगे। जैसे आप अच्छा नाक का ही आप लोग देख लीजिए, इसका खंड करके यहाँ पे देखिए नाक का कर रही हूँ मैं, ना बराबर ना और का हो जाएगा। तो ना धन का ना का कोई अर्थ नहीं होता। वैसे ना का अर्थ होगा लेकिन ये यहाँ पे ना धन का इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। आँख ले लीजिए, कान ले लीजिए, का और न। तो ये नोट पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा कि समस्त शरीर के समस्त अंग रूढ़ शब्द होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं यौगिक शब्द की ओर। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनका सामान्यतः सार्थक खंड होता है, मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। यौगिक मतलब योग हो रहा है और इनका सार्थक खंड होगा। तो इसका हम लोग वो लिख लेते हैं, इसका परिभाषा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना होगा तो। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द
ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होता है, जिनका कोई सार्थक खंड होता है। खंड मतलब वही हम तोड़ते हैं तो सार्थक खंड, सार्थक, जिनका सार्थक खंड हो, ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, जैसे पाठशाला, आप पाठशाला को अलग करेंगे तो पाठ और शाला, पाठ का एक अर्थ होता है और शाला का मतलब जहाँ मतलब रहा जाता है, शाला मतलब एक घर होता है, शाला प्रयोगशाला जहाँ पर एक अलग अलग चीज की शालाएं होती हैं। वैसे ही पाठशाला पढ़ने की शाला, वैसे ही प्रयोगशाला हो जाएगा, प्रयोगशाला। और विद्यालय ले लीजिए, विद्यालय, विद्याधन आलय मतलब विद्या का घर, विद्यालय। पुस्तकालय हो गया, गगनचुंबी, लाल टोपी, ये सब चीज देखिए दो दो शब्द से मिलकर बने। लाल टोपी में देखिए लाल और टोपी दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो इसलिए यौगिक शब्द समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड हो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द की ओर। योग और रूढ़ नाम से पता चल रहा है कि इसमें यौगिक और रूढ़ शब्द दोनों का मिला जुला होगा, योग रूढ़। तो पहले जान लेते हैं क्या होगा। योग रूढ़ ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होता है, मतलब ये होते तो यौगिक ही हैं लेकिन खंड होने के बाद ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। मतलब जैसे इसमें पाठशाला प्रयोगशाला था, इन लोग को जोड़ने के बाद अपना सामान्य अर्थ ही दे रहे थे, लेकिन इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ के एक विशेष अर्थ देंगे योग होने के बाद। तो उसको लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड होता है, सार्थक खंड हो और योग होने पर कोई विशेष अर्थ दे, मतलब अपना सामान्य अर्थ छोड़ के कोई विशेष अलग अर्थ दे। तो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ कहते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ले लीजिए रमेश, इसका उदाहरण मैं इधर दे रही हूँ। जैसे रमेश, अब रमेश में आप जानते ही हैं इसका क्या होता है, रमा धन ईश, यानी अर्थात रमा मतलब होती है लक्ष्मी जी, रमा धन ईश। रमा मतलब कौन होती है? लक्ष्मी जी, और ईश मतलब देवता, लक्ष्मी जी के देवता रमेश, अर्थात किसकी बात हो रही है? विष्णु जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये दोनों तो अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन जब इनका योग हो रहा है रमेश, तो वो इस अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? रमेश। ऐसे ही लंकेश, लंकेश आप जानते ही हैं कौन? लंका के राजा अर्थात रावण। पीताम्बर हो गया, जलाव हो गया, ऐसे जो भी शब्द होंगे मतलब जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ देंगे वो क्या कहलाएंगे?
जैसे लंकेश लिख लीजिए, लंकेश, पीताम्बर, लंकेश, लंकेश हो गया, पीताम्बर हो गया, त्रिभुवन हो गया, पंचानन, जितने भी आपके ऐसे शब्द जो अलग अर्थ हैं वो सब क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, ये अच्छा समझ में आ गया होगा। ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो और योग होने के बाद अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ले, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। इसमें इसका नोट पॉइंट लिख दे रही हूँ। जितनी भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे, नोट इधर ही नोट कर देते हैं, नोट, ये योग रूढ़ शब्द का नोट है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे, बहुव्रीहि समास के जितने भी, डायरेक्ट लीजिए, बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण, के सारे उदाहरण योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। के अंतर्गत आएंगे। और एकार्थी शब्द भी, जितने एकार्थी शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ निकलता है, वो भी योग रूढ़ में आएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया था, पहला ये हो गया। दूसरा एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द भी सारे योग रूढ़ होंगे। ये दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे और एकार्थी शब्द भी योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद खत्म होते हैं। इसमें मैंने आपको 3 टाइप बता दिया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो हम लोग ने रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद देख लिया। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखते हैं। इसमें जो पहला होता है वो होता है तत्सम शब्द। इसमें पहला होगा तत्सम, दूसरा होगा तद्भव, दूसरा होगा तद्भव, तीसरा होगा देशज, देशज के बाद फिर विदेशज, विदेशज, फिर चौथा होगा हमारा वर्ण संकर या संकर शब्द जिसे बोलते हैं वर्ण संकर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 4 और ये 5। उत्पत्ति के आधार पर हमें 5 प्रकार के शब्द पढ़ने हैं, जिसमें पहला हमको पढ़ना है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां वर्ण संकर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग तत्सम से। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए, मतलब हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के, ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। लिख लेते हैं, ऐसे शब्द
जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाएं, क्या कहलाते हैं वो? तत्सम शब्द। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो इसको हटा देते हैं। अब हम तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में जैसे संस्कृत के आप शब्द ले लीजिए, अग्नि, अग्नि, करपट, हस्त, हस्त हो गया, पुष्प हो गया, पुष्प, अग्नि, करपट, हस्त, पुष्प, मर्जारी, मर्जारी हो गया। और आप कोई भी शब्द ले लीजिए जैसे अच्छी। ये सब कैसे शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। इसी में आपका कपाट आ जाएगा, कई शब्द आते हैं, इसमें हजारों शब्द हैं। तो उसे हम तत्सम शब्द हम लोग किसे कहेंगे? जो संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाएं। अब हम लोग आगे तद्भव शब्द देखेंगे। अच्छा, इसके उदाहरण में कम लिख रही हूँ, लेकिन इसके मैं अलग से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप लोग लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है, आप लोग उस पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा यानी अकेडमी से जरूर जुड़े। उस पर आपको इसके सारे आपके उसके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, सारे वर्ड जितने होंगे उसके पीडीएफ आपको उस पर अवेलेबल कराए जाएंगे। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे। दूसरा हम लोग कौन सा लिखे थे? तद्भव। अब तद्भव शब्द हिंदी की शुरुआत संस्कृत से, जैसा कि सब जानते हैं संस्कृत से होती है। तो जो संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए जो फिर हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, रूढ़ियों मतलब इतनी रूढ़ियों से चलकर हिंदी भाषा में अपने अनुसार लोग यूज कर मतलब प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और ग्रंथ, ये सब मैंने आपको हिंदी का विकास क्रम में बताया था कि क्या कैसे कैसे मतलब हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि से चलकर, आदि भाषाओं से चलकर, आदि भाषाओं की रूढ़ियों यानी परंपराओं से चलकर हिंदी में अपने अनुसार हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। उसे तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव कहते हैं, तद्भव। तो अंतर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है? तत्सम संस्कृत शब्द ही होते हैं और तद्भव ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं से चल के थोड़े चेंज परिवर्तन हो जाते हैं इसमें।
जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे अग्नि लिखा था, तो अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। अग्नि को क्या? आग। करपट, करपट मतलब कपड़ा। हस्त, हाथ हो गया, हाथ, और मान लीजिए पैर हो गया, कोई भी, सबका एक होता है पुष्प मतलब फूल हो गया, फल। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग अपनी भाषा में जो जनरली हिंदी में यूज़ करते हैं वो सब किस में आते हैं? मर्जारी। मर्जारी मतलब बिल्ली होता है, तो संस्कृत में हम लोग मर्जारी बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? बिल्ली। हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्ली। तो तद्भव ऐसे सब जो संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं की रूढ़ियों से चल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्भव। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग ने तद्भव तत्सम देख लिया, अब हम लोग देखेंगे देशज। देशज और विदेशज। पहले हम लोग देशज देखेंगे। देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द हो जो हैं जो स्थानीय भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं से चलकर हिंदी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इनका कोई मतलब स्रोत नहीं होता कि मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, और इनको हम अर्ध तत्सम शब्द भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं, ऐसे शब्द जो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा यानी आम बोलचाल की भाषा जो होती है उसमें प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। देशज नाम से ही पता चल रहा है, देशज, देश मतलब देश, और जा मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देश धन जा, जा मतलब उत्पन्न होता है, तो देश में जन्मा हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी? देश में। लेकिन इसकी उत्पत्ति, इसकी जो मूल का पता नहीं चलता है कि कहाँ से, किस जगह से उत्पन्न हुई है, किस स्थानीय बोली से आई है, किस क्षेत्रीय बोली से आई हुई है, कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे लोटा, पगही, डोरी, खूटा, खटिया, चेला, ढेला, जितने भी ऐसे जो हम लोग वर्ड बोलते हैं, ये सब खटिया वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे? देशज में आ जाएंगे। जैसे लोटा, पगहा, खटिया, खूंटा। खूंटा किसको कहते हैं? जहाँ गाय भैंस गाड़ी जाती, मतलब गाय भैंस खड़ी की जाती है, वो जिससे बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? खूंटा। खटिया, खूंटा, ढेला, चेला, जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग यूज करते हैं जिनका उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता है, वो क्या होते हैं? देशज इत्यादि। तो देशज से समझ में आ गया होगा आप लोग को, जिनकी उत्पत्ति का पता एक अच्छा नोट पॉइंट करके यहाँ आप लोग लिख लीजिए, नोट में आप लोग लिख लीजिए। इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता। क्वेश्चन पूछ लिया कि किन शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत नहीं होता, या आपसे दे दिया लोटा शब्द की उत्पत्ति का बताइए, और ऑप्शन में दे दिया फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या लगाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि
उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, उनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता। और दूसरा, इन्हें हम अर्ध तत्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम। देशज शब्दों को अर्ध तत्सम शब्द भी कहते हैं। अर्ध तत्सम शब्द भी कहते हैं। तो इसके 2 पॉइंट कौन, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, और दूसरा, इन्हें हम अर्ध तत्सम भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा देशज खत्म होता है। अब हम लोग विदेशज की बात करते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। ये हमारा किसके अंदर चल रहा है? उत्पत्ति के आधार पे चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे जो 5 मैं आपको बता रही हूँ, ये उत्पत्ति के आधार पर चल रहे हैं शब्द के पेज। क्योंकि जब मिला के पूछता है कि अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कभी कभी ऑप्शन बना देता है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि किसमें रूढ़ आएगा, किसमें यौगिक आएगा, किसमें देशज आएगा, किसमें विदेशज आएगा। तो हम लोग बात करेंगे विदेशज शब्द की। विदेशज नाम से ही पता चल रहा है, मतलब बाहरी, दूसरे देश के जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी सिंपल जान लीजिए, बाहरी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में जो प्रयोग किए जाएं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। ऐसे जो बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, इसकी कहावत है, किए जाते हैं। तो इसकी कहावत है, कहा जाता है, हिंदू उर्दू फारसी किसको माने खास, सभी खगाले देखिए शब्दों का इतिहास। तो चलिए हम लोग शब्द का इतिहास ही पढ़ रहे हैं कि कहाँ किसको है। वैसे सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट अपना महत्व रखते हैं। तो हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फारसी शब्द की। अब इसमें तो बहुत आ जाएंगे, आल्पीन, अलकतरा, जैसे अलग अलग अगर हम मिला के बात करें, पुर्तगाली, तुर्की सबकी, लेकिन यहाँ अलग अलग बता दे रहे हैं कुछ शब्द। यहाँ पे मैं कुछ शब्द बताऊंगी, लेकिन फिर उसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। फारसी शब्द, फारसी शब्द में जैसे आ जाएगा खुशजान, खुश अलग रहेगा, जान अलग रहेगा, खुश जान। बहरा लगाम, खुश जान, बहरा लगाम। और होगा जैसे कमीना सरदार, कमीना वर्ड भी फारसी है, कमीना सरदार, सरदार भी फारसी। ये मत सोचेगा कि वो, लेकिन आप ऐसे याद करेंगे, आप शब्द को जब पढ़ेंगे तो उसमें तुकबंदी बैठाइएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। खुश जान, बहरा लगाम, कमीना सरदार, कमीना सरकार, कमीना सरकार। और जैसे आमदनी, आराम, ये सब कौन से फारसी शब्द ही आएंगे। आमदनी, आराम, सब फारसी शब्द के अंतर्गत आएंगे इत्यादि।
अब हम लोग अरबी शब्द की बात कर लेते हैं। अरबी शब्द दूसरा होगा अरबी शब्द। अरबी शब्द में क्या क्या आएगा? मशहूर औरत, जैसे कुछ शब्द ले लेते हैं। मशहूर औरत, मशहूर और औरत, ऐसे दो दो शब्द करके याद करेगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। मशहूर भी आपका अरबी शब्द है, औरत भी आपका अरबी शब्द है। तो मशहूर औरत, कातिल आदमी, कातिल आदमी। ऐसे ही आप लोग भी दो दो शब्द ले लेकर याद करेगा। मशहूर औरत, कातिल आदमी, खराब जहाज, खराब जहाज। ये इस टाइप के इतने और भी शब्द आएंगे इसमें, लेकिन इत्यादि लिख दे रही हूँ। और भी शब्द आएंगे, वो सब कौन से होंगे? अरबी शब्द होंगे, इत्यादि। अब हम लोग तुर्की शब्द की बात करेंगे। देख लेते हैं हम लोग तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में यानी ये तुर्क से आए हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? बहादुर बीबी, बहादुर, दोनों अलग अलग है लेकिन दो दो करके याद करेगा। बहादुर बीबी, बहादुर बीबी। लफंगा दरोगा, लफंगा दरोगा। बहादुर बीबी, लफंगा दरोगा। बारूद बेगम, बारूद बेगम, इत्यादि शब्द जो होंगे वो तुर्की में आएंगे। ये यहाँ पे मैं कम बता रही हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ दूंगी तो उसमें आप जरूर देख लीजिएगा उसको। बहादुर बीबी, लफंगा दरोगा, बारूद बेगम, ये सब कौन से होंगे? तुर्की शब्द होंगे। एक और देख लेते हैं, पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल से जो शब्द आए होंगे वो पुर्तगाली शब्द कहलाएंगे। पुर्तगाली शब्द में क्या क्या होगा? पुर्तगाली शब्द में हो जाएगा पाओ, परात, पपीता, काजू। पाओ, परात, पपीता, काजू, ये सब कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द होंगे, इत्यादि। इसमें और भी जैसे अलकतरा, आलपिन, अलमारी, ये सब भी पुर्तगाली शब्द के ही अंतर्गत आएंगे। गमला हो जाएगा, कमीज, कनस्तर, ये सब पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आएंगे। और हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच शब्द। फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्द में क्या क्या होगा? फ्रेंच शब्द में जैसे कारतूस, कूपन, रिपोर्टाज, अंग्रेजी इत्यादि। कारतूस, कूपन, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज इत्यादि। ये सब किस में आएंगे? आपके फ्रेंच शब्द में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा विदेशज शब्द खत्म होता है। देशज और विदेशज ये दो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड संकर शब्द। आखिरी इसका 5वां टाइप वर्ड संकर शब्द। देशज विदेशज ये सब की अलग अलग किताबों में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ड संकर शब्द। 5वां वर्ड संकर। हमने आपको 5 टाइप बताया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 5वां क्या था? वर्ड संकर। वर्ड संकर में ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के जोड़ से, मतलब उनके मेल से बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ड संकर शब्द। ऐसे शब्द
भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने रहते हैं। मेल से बनते हैं क्या कहलाते हैं? वर्णसंकर शब्द कहलाते हैं। या इन्हें हम कहीं कहीं सिर्फ संकर शब्द भी दिया रहता है। संकर मतलब जोड़ होता है, मिलावट रहती है इसमें, मिलावटी शब्द हैं ये। कैसे शब्द है ये? मिलावटी है। जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे रेलगाड़ी, अब इसमें रेल देखेंगे, रेल कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। ये रेल क्या है? अंग्रेजी है। और गाड़ी क्या है? हिंदी है, हिंदी शब्द है। ऐसा ही लोकशाही, लोक इसमें आप देख रहे हैं संस्कृत शब्द है, और शाही आपका, शाही है हमारा फारसी शब्द, संस्कृत और शाही फारसी शब्द है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं। ऐसे पंचायतनामा में पंचायत आपका हिंदी हो जाएगा, पंचायत आपका हिंदी हो जाएगा, और नामा आपका फारसी शब्द हो जाएगा। पंचायतनामा, लाठी चार्ज, लाठी कैसा होगा? हिंदी, चार्ज क्या होता है? अंग्रेजी। ऐसे कई शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वर्णसंकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिया, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिए। तो यहाँ सार्थक शब्द के 2 भेद खत्म होते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।